डिस्कस करने वाले हैं क्राउन रूल के बारे में या ताज के शासन के बारे में। ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके सेकंड पार्ट है ताज का शासन। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी रूल्स के बारे में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से इंडिया पर रूल किया था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की है पार्ट 1 ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, उसको देख सकते हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ताज शासन के बारे में। जैसे कि मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 2 तरीके के शासन होते थे, ब्रिटिश का शासन, एक कंपनी का शासन और एक ताज का शासन। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन 1773 से 1858 तक, और जो ताज का शासन था, ये क्राउन जो रूल था 1858 से 1947 तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस ताज शासन के बारे में। 1858 से 1947 तक कितने एक्ट्स आए गए ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, क्या हुआ, क्या अधिनियम हुआ, किस तरीके से भारत को आज़ादी मिली, 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान अलग हुए, सारे के सारे डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए पहला डिस्कस करते हैं। जो पहला आया था ब्रिटिश के अंतर्गत या क्राउन के अंतर्गत, जो पहला एक्ट आया, पहला जो अधिनियम आया, उस अधिनियम को बोला जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? क्योंकि अगर इससे पहले आप देखें 1858 से पहले जस्ट 1 ईयर बैक 1857 में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, या जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, वो 1857 में हुआ। और इसी संग्राम में, हालांकि वो सब चीज़ें हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, लेकिन हालांकि हम लोगों ने वहाँ पर जीत नहीं पाए थे ब्रिटिशों के साथ, लेकिन कुछ ऐसी रणनीतियाँ थी, कुछ हम ब्रिटिशों को ये समझाने में हम लोग कामयाब हो गए थे कि अब बिना भारतीयों की मदद से हम लोग ब्रिटिश पे क्या नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते, या बिना भारतीयों की मदद से हम भारत पर क्या नहीं कर सकते, अब अपना रूल रेगुलेशन नहीं डाल सकते या भारत पर रूल नहीं कर सकते। इसी के चलते सारे की सारी चीज़ें आगे बढ़ती रही, और यहीं पर ही इसीलिए इस एक्ट को भारत के शासन का अच्छा बनाने वाला एक्ट या अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी अब जो काम किया गया वो ब्रिटिशों के द्वारा किसको सोच समझकर, भारतीयों के पक्ष में या भारतीयों को साथ लेकर किया गया कार्य था। इस एक्ट के बाद जो हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे एक्ट्स थे। ठीक है, चलिए 1858 में क्या क्या विशेषताएं रही इस एक्ट की, तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें, ओवरव्यू लें, तो 1858 में जो पहले, जैसे मैंने पहले बताया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, पहले वो कंपनी यहाँ पर रूल करती थी, लेकिन अब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसको देखने के बाद 1858 में एक नया अधिनियम लेके आया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, और जितने भी गवर्नर क्षेत्र थे, राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियां थी, सारे ही ब्रिटिश जो एम्पावरमेंट है उसको उसको ट्रांसफर कर दी गई, हस्तांतरित कर दी गई। अब सारी की सारी सत्ता जो इंडिया से रेगुलेट होने वाली जितनी भी सत्ता थी, सारी, चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल इशू हो, सारे की सारी जो शक्तियां थी ट्रांसफर कर दी गई। किसको? ब्रिटिशों को ट्रांसफर कर दी गई, और भारत पर ब्रिटिशों का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। ठीक है, चलिए कुछ अधिनियम की विशेषता देख लेते हैं और क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले इसी अधिनियम के तहत भारत का शासन जो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। यानी बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक मीडिएटर के रूप में काम करती थी, अब उस कंपनी को इसी एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, और सारे के सारे अधिकार जो महारानी विक्टोरिया थी उनके हाथों में चले गया। एक और चीज़, हमने जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी कि जब हमने 1883 में जो गवर्नर था उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल रखा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, उनका जो पद नाम है यहाँ पर भी हमने उसको प्रमोशन दे दिया, और उस भारत के गवर्नर जनरल को हमने क्या नाम दे दिया, अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, जो कि क्या होता था, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता। यानी कि जो वो वायसराय है, अब वो ब्रिटिश सरकार है जो इंग्लैंड में है, जो वहाँ पर ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, वो लोग वहाँ से एक प्रतिनिधि के तौर पर भारत में भेजेंगे। किसको? एक व्यक्ति को भेजेंगे जो क्या कहलाएगा भारत में? वायसराय कहलाएगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो, यानी कि जो डायरेक्ट रेगुलेशन है, जो रूल्स फॉलो किए हैं, रूल्स हम पे लगाए जा रहे हैं, वो कहाँ से? अब ब्रिटेन से ही डायरेक्ट सारी की सारी सत्ता चलेगी। लेकिन ब्रिटेन जो है एक प्रतिनिधि के तौर पर अपना एक प्रतिनिधि भारत में भेजाएगा, और वो जो प्रतिनिधि भारत में आएगा वो क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत के प्रथम, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो उस समय पर भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। यानी ब्रिटेन के द्वारा पहली बार लॉर्ड कैनिंग को वायसराय के तौर पर अपने एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर कहां पर भेजा गया था? भारत में भेजा गया था। दूसरा,
इसी अधिनियम के चलते एक जो नियंत्रण बोर्ड था और निर्देशक जो कोर्ट था, नियंत्रण बोर्ड हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने अभी पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। निर्देशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई थी, ठीक है। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, यानी ये जो द्वैशासन प्रणाली थी इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए, दूसरा सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हुई, एक नया पद लाया गया, यानी भारत के राज्य सचिव का यहाँ पर सृजन कर दिया गया, यानी एक नया पद था भारत का राज्य सचिव, उसके लिए एक नया पद सर्जित कर दिया गया। और जो ये सचिव होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश की अंततः संसद में प्रति उत्तरदायी होता था, यानी कि एक राज्य सचिव था, होगा तो भारत के लिए, लेकिन बैठेगा कहाँ पर है, भारत का राज्य सचिव कहाँ पर जाके, ब्रिटेन में जाकर बैठता था और उनकी जो ब्रिटिश की जो संसद थी उसी के प्रति क्या होता था, ये उत्तरदायी होता था, ठीक है। चलिए, और इसी जो ये कैबिनेट के सदस्य हैं या जो ये भारत का राज्य सचिव है, इस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय क्या कर दी गई थी, एक 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति की क्या, एक सलाहकार समिति की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। और ये जो परिषद होती थी इसका जो अध्यक्ष है वो भारत का सचिव को बनाया गया था, ठीक है। चलिए, यानी कि सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी एक कमेटी बनाई गई थी जो सिर्फ किस चीज के लिए, जो ये कौन सा, ये जो भारत का जो ये राज्य सचिव है, इस राज्य सचिव को सलाह मशवरा देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी, एक सलाहकार समिति बनाई गई थी जिसमें कितने लोग रखे गए थे, 15 सदस्य रखे गए थे इस सचिव की सहायता करने के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद 1861, 1892 और 909 में भारत परिषद अधिनियम आए, ठीक है। इसी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया था कि भारत में भी शासन चलाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, भारत का सहयोग लेना आवश्यक है, ठीक है। और इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद में 1861, 1892 और 1909 में 3 ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिनका भारत परिषद अधिनियम तथा या भारत संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा अधिनियम के बारे में जाना जाता है, इन 3 अधिनियमों को, ठीक है। ये मैं पहले भी आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि 1857 की जो महान क्रांति थी, इसी के बाद ब्रिटिशों को, इस क्रांति के बाद हमने ब्रिटिशों को ये महसूस कराया था और उन्हें महसूस होने लग गया था कि अगर हमने भारत में शासन चलाना है तो बिना भारतीयों के सहयोग से हम वहाँ पर अपना शासन नहीं चला सकते, हमें भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है अगर हमें भारत में ज़्यादा टाइम तक रहना है। इसीलिए सारे के सारे जो रूल और रेगुलेशन लाए गए वो उसके बाद भारतीयों के पक्ष में रहकर लाए गए थे, ठीक है। चलिए, देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो सब उसके बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, क्या क्या विशेषताएं रखी, तो सबसे पहले इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भी भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। पहले क्या होता था, जो ब्रिटेन अपने कानून बनाते थे, ठीक है, तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कानून बनाती थी, यानी कंपनी के रूल जब था उस समय पर जो कानून बनाया कर जाते थे तो वो सिर्फ उसमें कौन होते थे, अंग्रेज होते थे, उन्हीं के द्वारा क्या बनाए जाते थे, सारे के सारे रूल बनाए जाते, उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन अब इस 1861 के जो अधिनियम आए, सबसे पहले हमने कहा कि अगर जब भी कोई कानून प्रक्रिया बनेगी, ठीक है, या कोई कानून बनाया जाएगा या कानून बनाने की जो भी प्रक्रिया होगी, किसी भी चीज का, छोटा कानून है, बड़ा कानून, किसी भी तरह का कोई कानून है, उस कानून में भारतीय प्रतिनिधियों को भी क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। और सबसे पहले जो ये शामिल किया, तो 1862 में लॉर्ड कैनी ने उस समय पर 3 भारतीयों को क्या किया था, इसमें शामिल किया था, जिसमें से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। यानी कि इस कानून बनाने की प्रक्रिया में 1862 में लॉर्ड कैनी ने 3 लोगों को, 3 भारतीय प्रतिनिधियों को यहाँ पर चुना था। कौन कौन से थे वो, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को यहाँ पर चयनित कर दिया गया। दूसरा, इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी की जो विधायी शक्तियां थी, ठीक है, विधायी मतलब था कानून की जो शक्तियां थी उनका फिर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब देखो, इससे पहले हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस एक्ट में हमने पढ़ लिया था कि इनका केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया गया, ठीक है। यानी 1773 का जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें हमने व्यवस्था की थी, ठीक है, कि जो मुंबई और मद्रास, किसकी व्यवस्था, बंगाल के अंडर किसको कर दिया था, मुंबई और मद्रास को बंगाल के अंडर कर दिया था,
यानी उनके गवर्नर्स की पावर किसको दे दी गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने उसका विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्रीकरण मतलब उसको हमने तोड़ दिया यानी सारी की सारी जो प्रेसिडेंसियां थी दोबारा से हमने इस 1773 के एक्ट की उस विशेषता को उलट दिया और कहा कि अब जो पावर है, तो जितनी भी हमारी प्रेसिडेंसियां होंगी सबके पास क्या होगी, अपनी अपनी पावर सबके पास होगी। ये हमने इस विकेंद्रीकरण की तरफ कहलाई गया, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई, ठीक है। इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई, ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो प्रणाली, ये बहुत बार पेपर में आ भी रखा है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा इस पॉइंट को समझिएगा आप लोग, ठीक है। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना कर दी गई, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता था, इसके अंतर्गत जो वायसराय की जो परिषद थी, जो कार्यकारी परिषद थी, एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी उसे बनाया जा सकता था और इस विभाग में काउंसलिंग के अंतिम आदेश पारित करने का उसको अधिकार होता था। यानी उस व्यक्ति को, कहने के लिए मैं ये कह सकता हूँ, हमने क्या करा, पोर्टफोलियो में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे आजकल आज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, जैसे फिनेंस मिनिस्ट्री हमने अलग दे दिया, गृह मंत्रालय अलग दे दिया, ठीक है, संचार मंत्रालय हमने दे दिया, कृषि मंत्रालय हमने दिया। तो इस तरीके से हमने हर व्यक्ति को क्या कर दिया था, उनके कुछ काम के हिसाब से, आज तो मंत्रालय होते हैं, उस समय पर हमने उनके काम के हिसाब से हमने क्या कर दिया था, उनको डिवाइडेशन कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला, हमने इसके वायसराय के लिए, ठीक है, संचालन पोर्टफोलियो परिषद कर दिया गया। एक चीज और थी इसमें, ठीक है, 1861 में, कि वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की संस्तुति के आधार पर अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया था, ठीक है। अध्यादेश आपने अभी आजकल भी हम अध्यादेश आपको पता होगा शायद कि राष्ट्रपति भी क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल भी क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। ये शक्ति हमने राज्यपाल को भी दे रखी है और राष्ट्रपति को भी दे रखी है, ठीक है। उस समय पर भी 1861 के तहत ही हमने क्या कर दिया था, वायसराय को भी आपातकाल में बिना काउंसलिंग की संस्तुति, यानी बिना काउंसलिंग से मीटिंग किए बिना भी वो क्या कर सकता था, एक अध्यादेश जारी कर सकता था। और उस समय भी इस अध्यादेश की अवधि कितनी थी, 6 माह ही होती थी। और अभी भी जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश किया जाता है उसकी अवधि भी कितनी होती है, 6 माह होती है। क्योंकि 6 माह क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सत्र है, 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इस अध्यादेश की अवधि भी कितनी रखी हुई है, 6 माह रखी हुई है। ये अवधि पहले से ही, जब से ये संशोधन हुआ था, जब से ये आया था, ये काउंसलिंग जब से आई थी, ये अध्यादेश जारी करने के लिए, ठीक है, उस समय पर भी इसकी अवधि कितनी थी, 6 माह ही थी, ठीक है। चलिए अगला जो एक्ट आता है हमारे पास, 1909 के अधिनियम की विशेषताएं, ठीक है। 1909, देखिए ध्यान रखने वाली बात यहां पर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा, कि जो ये अधिनियम है 1909 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, उस समय पर जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे उस समय भारत के वायसराय थे। इन दोनों के द्वारा ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि जो एक्ट ब्रिटिश सरकार ने भेजा था उस समय पर सचिव थे मार्ले और मिंटो थे उस समय भारत के वायसराय। सबसे पहला किया गया तो जो प्रांतीय विधान परिषद थी, ठीक है, उनके आकार में थोड़ा सा वृद्धि कर दी, यानी आकार में वृद्धि मतलब कुछ भारतीयों को और भारतीयों को भी इसमें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, ठीक है। कितनी थी, तो 16 पहले इसकी संख्या थी, बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। दूसरा, अब एक चीज और रखी गई इसमें थोड़ा सा, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान कर दिया गया। यानी कि जो कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है, किसकी थी, जो गवर्नर था या जो वायसराय था उस समय पर, उसकी जो उसकी जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिलिंग थी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग को सहायता देने के लिए कोई क्या कर सकता है, अपना एसोसिएशन बना सकता है। और सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, ये पहले भारतीय सदस्य थे जो इस वायसराय की कार्यपालिका परिषद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके विधि सदस्य के रूप में बनाया गया था, ठीक है, उनके सदस्य बने। और इनको कौन सा दिया गया था, तो ये लॉ मेंबर थे वहां पर उस कमेटी में, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, उसमें जो पहले भारतीय थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे। और किस चीज में सदस्य बनाया गया था, तो इनको एक लॉ का सदस्य यहाँ पर बनाया गया था, विधि सदस्य यहाँ पर बना दिया गया था, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ ये 1909 का जो अधिनियम है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस क्यों हुआ, तो सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ वो अपने सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए या सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए ये सबसे जाना गया।
क्या जाना गया? तो सबसे पहले इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर प्रावधान किया गया। ठीक है, क्या था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? देखिए, जैसे कि आजकल मैं आपसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, तो आजकल क्या होता है कि हमारे जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो उस समय पर ये प्रावधान रखा गया। जैसे सपोज करो आज आप कोई कैंडिडेट है किसी क्षेत्र से, कोई सा भी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र से, अगर चाहे कोई क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, अगर उस समय से कोई ऐसा व्यक्ति क्या लेता है, सीट लेता है जो रिजर्वेशन की सीट है, जहां पर कभी रिजर्वेशन की सीट आ रही है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है या कोई और कैटेगरी है, तो इन कैटेगरियों से अगर कोई व्यक्ति उठता है आज की टाइम पे, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हर कोई वोट दे सकता है। ठीक है, एक जनरल वाला भी दे सकता है, हर कैटेगरी का लोग उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन उस समय पर सामुदायिक प्रतिनिधित्व में ऐसा नहीं था, यानी मुसलमानों ने कहा कि हमें क्या पृथक निर्वाचन का आधार चाहिए, और यह बताया गया कि जो मुस्लिम लोग हैं, यानी कि मुस्लिम लोग जिस सीट से, जिस क्षेत्र से मुस्लिम लोग का क्या होगा, रिजर्वेशन होगा, या मुस्लिम लोग कोई व्यक्ति किस चीज़ के लिए, उस चुनाव के लिए खड़े होंगे, तो केवल उस जगह पर, उस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता ही उस व्यक्ति को वोट कर सकते हैं। ये प्रावधान रखा, यानी और कोई उसे वोट नहीं दे सकता। ये प्रावधान किसमें रखा गया? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में रखा गया। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? लॉर्ड में। बहुत बारे क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में, ठीक है, और थोड़ा सा पेपर की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इस पॉइंट को आप याद रख लेना कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, चलो, इसी के जस्ट बाद एक और अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, या भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, क्या विशेषताएं रही? तो इस अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, इसे भी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना गया। इस कानून को, जो ये अधिनियम है, कानून है, ये एक्ट है, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि मॉन्टेग जो थे उस समय भारत के राज्य सचिव थे, जबकि जो चेम्सफोर्ड था उस समय भारत के वायसराय थे। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए, क्या क्या विशेषताएं रही? तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर पृथक कर राज्यों को केंद्रीय नियंत्रण का कम कर दिया गया। ठीक है, दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इसने जो प्रांतीय विषय थे, जो प्रेसिडेंसी सब्जेक्ट्स थे, उनको दो भागों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। पहला भाग था हस्तांतरित विषयों पर और दूसरा विषय था आरक्षित विषय। ठीक है, यानी कि एक तो थे ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरे थे रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था? यानी कि इन सब्जेक्ट्स पर गवर्नर का शासन होता था और वो अपने उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होते थे। उनकी सलाह मशवरा से ही ये क्या करता था? उन सबको रेगुलेट करता था। उन सारे मंत्रियों की सलाह पर वो क्या करता था? शासन करता था। दूसरा हमारे पास है रिजर्व सब्जेक्ट। होता क्या था रिजर्व सब्जेक्ट में? यानी कि जो गवर्नर था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ये था हमारा कौन सा? रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊं आपको, हस्तांतरित सब्जेक्ट आप ये लिख सकते हो, हमारे प्रेसिडेंट है, कैबिनेट मिनिस्ट्री की ओर से चलते हैं। ठीक है भाई, वो सारे के सारे कैबिनेट में से कोई कानून बनाना है तो हमारी मिनिस्ट्री बनाती है, संसद में वो पास होता है। ठीक है, और तब उसके हिसाब से प्रेसिडेंट क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, दूसरा रिजर्व वाला, वो अब जो ऐसे काम होंगे जो प्रेसिडेंट क्या करेगा? बिना किसी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि वो क्या कर सकते हैं? बिना परिषद की सहायता से वो शासन कर सकता है। राष्ट्रपति बिना किसी, कोई ऐसी शक्तियां हैं जो बिना परिषद की सलाह मशवरा के भी कर सकता है, जो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज भी थोड़ा सा देख लेना आप। दूसरा इसमें बताया गया वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, 6 सदस्यों में से कमांडर चीफ को छोड़कर उस समय होता था, 3 सदस्यों का भारतीय होना भी आवश्यक रखा गया। दूसरा, इसी अधिनियम में एक द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की यहाँ पर भी व्यवस्था की है। द्विदर्शन, जैसे हमारे यहाँ क्या है अभी लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह के 2 सदन थे, उस समय पर भी 2 सदनों की यहाँ पर व्यवस्था रखी गई। और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है, डायरेक्ट जो वोटिंग होती है, उसकी व्यवस्था भी इसी एक्ट 1919 के अंतर्गत कर दी गई। अगला, इसने सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांतों की क्या कर दी गई? यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई। कानून, संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर भी संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया
और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्य, यानी कि जो भारत का सचिव है जो इंग्लैंड में बैठता था उसके द्वारा किए जा रहे जो कुछ कार्य थे उनको भी ऊंचाई को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, एक लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन कर दिया गया, यानी जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए है, वो जो सिविल सेवकों की जो भर्ती थी उसके लिए क्या कर दिया गया, एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है, 1926 में इसको बनाया गया था, ठीक है, और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन कर दिया, यानी कि जो एक्ट अगर कभी पूछा जाए आपको तो 1919 का जो एक्ट है, एक्ट में हमने प्रावधान किया कि जो सिविल सेवक हैं उनकी भर्ती के लिए हम अलग से क्या बनाएंगे, एक आयोग बनाएंगे जिसे कहा जाएगा लोक सेवा आयोग। बना गठन कब हुआ उसका था, तो बनना कब बना था वो, तो 1926 में। दूसरा, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं का अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया, यानी कि जो राज्यों के बजट थे पहले कौन चला था, सेंटर से ही वो बजट आता था, लेकिन हमने क्या कर दिया इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय बजट को हमने राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि आज भी होता है, सेंटर का हमारा अलग बजट होता है और जो हमारे स्टेट की विधानसभाएं होती हैं वहां पर हर स्टेट का अपना क्या होता है, एक बजट होता है, राज्य का अपना एक बजट होता है, ठीक है। उस पर वो विचार विमर्श भी कर सकते हैं, स्वयं बनाने के लिए अधिकृत है कि वो अब राज्य का बजट अपने आप खुद ही बना सकते हैं, उस पर विचार विमर्श भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के जस्ट बाद हमारे पास आया एक भारत शासन अधिनियम 1935। इसी 1935 में ये इस अधिनियम को भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कौन सा, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें ज्यादातर अनुच्छेद कहाँ से लिए गए, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ज्यादातर सार किसका है, इसी का सार है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। क्या विशेषताएं रही, तो सबसे पहले इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी, ठीक है, और जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, ठीक है। अधिनियम ने केंद्र और सरकारों के या केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियां बनाई। ये सूचियां हमारे पास अभी भी हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया, समवर्ती सूची का आधार पर शक्तियों का क्या कर दिया गया, यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया। दूसरा, अब इसने क्या किया कि इस एक्ट के अंतर्गत इसके प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रांतों में क्या कर दी गई थी, द्वैध शासन प्रणाली। 1919 में प्रांतों में क्या कर दी गई थी, द्वैध शासन प्रणाली लगाई। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब वो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब इन्होंने प्रांतों से उस शब्द को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और कहां पर लगा दिया, केंद्र में इसको, केंद्र में इस द्वैध शासन प्रणाली को कहां पर लगा दिया, केंद्र में इस द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया गया इस 1935 के एक्ट में। अगला, मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार कर दिया गया, ठीक है। अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इसके अंतर्गत देश के लिए एक मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है, 1935 में हुई थी। अगर हम एक्ट की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 का एक एक्ट आया था, उसमें प्रावधान कर दिए गए थे, ठीक है। लेकिन एक्ट की अवधारणा पूछेगा तो 1930 भारत शासन अधिनियम 1935 में एक भारतीय रिजर्व बैंक की क्या करने की, स्थापना करने की बात भी यहाँ पर कही गई थी। अगला, एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई, ठीक है, एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी यहां पर कर दी गई। तीसरा, अगला जो पॉइंट है इसमें, इसके तहत एक 1937 में संघीय न्यायालय की यहां पर क्या कर दी गई, स्थापना की, यानी एक फेडरल कोर्ट की यहां पर क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई इसी 1935 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, लास्ट में जो एक अंतिम एक्ट आया हमारे पास वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को यहां पर लाया गया। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा करी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद सत्ता का जो उत्तरदायी है वो भारतीय हाथों में उनको सौंप दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने क्या किया, आंदोलन कर दिया था और भारत में विभाजन की बात कर दी गई थी, ठीक है। फिर इसी के तहत 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने दोबारा से स्पष्ट किया और 1946 में संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसी दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश करी, जिसे एक विभाजन की क्या करी थी, योजना पेश करी थी, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जाना जाता है, माउंटबेटन योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। हालांकि इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, क्या क्या विशेषताएं रही थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दूसरा, भारत का विभाजन दो स्वतंत्र डोमिनियनों में, ठीक है, एक संप्रभुत्व राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई। एक सबसे बड़ा जो चेंज है परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखना, वायसराय का पद यहां पर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। जो 1858 का एक्ट आया था उसमें वायसराय हमने क्या कर दिया था, भारत का वायसराय बना देगा लॉर्ड कैनिंग को। अब जो वो वायसराय नाम का जो पद था उसको हमने फिर से चेंज करके क्या ले गया, गवर्नर जनरल का पद हमने सृजन कर दिया, यानी दोबारा से उस वायसराय के पद को हटाकर हमने क्या रख दिया, गवर्नर जनरल का पद यहां पर रख दिया गया, ठीक है। चलिए, इसी के तहत एक कानून में भी हमने लाया कि ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था, ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था, उस भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। जो राज्य के सचिव थे उन राज्यों के सचिवों को क्या कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। चलिए, तो 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के क्या रहे, प्रथम गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, ठीक है। और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। और आपको पता है सी राजगोपालाचारी, ठीक है, वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लेकिन पहले जो गवर्नर जनरल बने स्वतंत्रता के बाद कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ, इस तरीके से कुछ रूल एंड रेगुलेशन इसमें चलाए गए, ठीक है। एक चीज आप लोग थोड़ा सा देख लेना, अंतरिम सरकार, जो बहुत सारे अंतरिम सरकार में थी उसमें कुछ सदस्य थे, उनको भी आप देख लेना। और स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल में अगला एक वीडियो उसमें डिस्कस करूंगा इस बारे में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।